प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आज आपके सम्मुख अपने कुछ विचारों को एक लघु पुस्तिका के रूप में पेश कर रहा हूँ। इस पुस्तक का शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर और भारत। यूँ तो मैं बहुत समय से कोई पुस्तक लिखना चाहता था, पर समय की व्यस्तता और दिमाग की थकावट के कारण पुस्तक लिखना संभव नहीं हो सका। मैंने सोचा कि चलो मैं ये ऑडियो पुस्तक ही तैयार कर लेता हूँ। सो आज आपके सामने यह पुस्तक पेश कर रहा हूँ। यह पुस्तक मैंने पन्नों पर उतारी नहीं है, केवल मेरे दिमाग में यह पूरी पुस्तक है। मेरे अपने अनुभव, मेरा अपना अध्ययन, मेरे अपना मनन और मेरी अपनी सोच मैंने इस पुस्तक में उतारी है। मैं निखिल सबलानिया आज दिनांक 30 अप्रैल 2016 को यह पुस्तक लिख रहा हूँ। लगभग 2009 और 2010 इस समय मैं बाबा साहेब की मुहिम से जुड़ा। तब से लेकर आज तक दिन रात 24 घंटे लगभग मैं इसी कार्य में लगा रहा हूँ। शुरुआत हुई डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें पढ़ने से, लोगों से मिलने से। मैं क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, इसलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी शुरू करी थी, जिसका कि शीर्षक था आई एम इंडिया। और उस डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान मैं बहुत से अनुसूचित जाति के लेखकों से भी मिला। डॉक्टर सुखलाल धनी उनमें से एक ऐसे लेखक हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सच कहूँ तो अनुसूचित जाति में पैदा हुए डॉक्टर सुखलाल धनी जैसे लेखक विरले ही मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी और अधिकांशतर पुस्तकें इंग्लिश भाषा में लिखी। उनका जन्म स्थान हरियाणा रहा, परंतु फिर भी इंग्लिश की भाषा का उनका ज्ञान देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने अच्छे लेखक, इंग्लिश के इतने अच्छे ज्ञाता, और वह भी अनुसूचित जाति से, और हरियाणा में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। डॉक्टर धनी के अलावा और कई प्रोफेसरों से, लेखकों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना जुलना लगा रहा। एक मेरे मित्र बने इटली के डॉक्टर वॉल्टर वेंडितो, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मेरे एक मित्र बने अरुण रूपक, उनके साथ मैंने कई स्थानों पर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरे चाचा जी पुरुषोत्तम सबलानिया, वह भी डॉक्टर अंबेडकर के मुहिम से वर्षों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने मुझे कई ऐसी बातें सिखाई जो शायद मैं नहीं सीख पाता। इन 6-7 वर्षों के दौरान मेरे प्रमुख कार्य रहे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित करना, आरक्षण की समस्याओं, जातिगत दमन की समस्याओं, छात्रों की समस्याओं, जातिगत अत्याचारों की समस्याओं एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा पर और डॉक्टर अंबेडकर के पुस्तकों और भाषणों पर एवं लेखकों पर वीडियो का निर्माण करना।
इन सभी वीडियो को आप यूट्यूब के चैनल अंबेडकर टाइम्स में देख और सुन सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाना, उनकी बिक्री करना, और इस साल 2016 में मैंने लगभग 10,000 टी शर्ट्स डॉक्टर अंबेडकर की प्रिंटेड पूरे भारत में भेजी। असल में 2015 में मैंने ही एक वीडियो बनाया कि 2016 में क्योंकि बाबा साहेब की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, इसलिए इस जयंती पर सब प्रिंटेड टी शर्ट्स पहने, और बहुत से लोगों ने वह वीडियो देखा। फेसबुक पर लगभग 15,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, और यही कारण रहा कहीं ना कहीं कि भारत भर में बाबा साहेब की प्रिंटेड टी शर्ट्स लोगों ने पहनी। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, परंतु आज जो हम अम्बेडकरी मूवमेंट देख रहे हैं उसमें अनगिनत लोगों के अलावा मेरा भी एक हद तक काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। बगाना में एक कांड हुआ था जहाँ पर दलित समुदाय के लोगों के साथ कुछ अप्रिय घटना घटी और वे लोग अर्धनग्न अवस्था में दिल्ली आए। वह बात मेरे दिल को बहुत छू गई, और लगभग 40-50 दिनों तक मैंने उनका वीडियो कवरेज किया और पूरे दुनिया भर में उस वीडियो कवरेज को फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाया, और उस दौरान विश्व भर के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मेरा संपर्क स्थापित हुआ। चूँकि मैं एक फिल्म डायरेक्टर था, मेरी पृष्ठभूमि, मेरा शिक्षा मीडिया से थी। मैं सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का फिल्म और टीवी डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग का एलुमनी था। 2006 का पास आउट। बॉम्बे में काम कर चुका था, टीवी सीरियल्स में, फिल्म्स में, अपनी भी फिल्म बना चुका था, और किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से मीडिया में प्रसारित की जाती है चीज़ें, और किस तरह से उपकरणों को एवं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, यह सब जानते हुए 2009, 10, 11, 12, 13 तक, 14 तक मैं यह वीडियो के माध्यम से कार्य करता रहा, और इसीलिए मैंने बगाना के उस कांड को पूरे विश्व भर में फैलाया। वहाँ से उसको फैलाने का मेरा मकसद था कि वो एक टेक्निक, वो प्रचार का माध्यम लोग सीखे। इसी बीच लोग अधिक से अधिक मात्रा में फेसबुक, ट्विटर से जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़े, और लोग खुद अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार करना सीखे। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें तो पहले से प्रकाशित हो रही थी, परंतु इंटरनेट पर फेसबुक, ट्विटर, मेल्स और अनेक वेबसाइट्स के माध्यम से मैंने ही सबसे पहले प्रचार प्रसार शुरू किया डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों का। यह कार्य उन प्रकाशकों ने भी नहीं किया था जो कि डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे थे, परंतु मेरे द्वारा ही डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों का इंटरनेट पर प्रचार प्रसार और विज्ञापन शुरू किए गए। मेरे ही द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की टी शर्ट्स के, उनकी प्रिंटेड टी शर्ट्स के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन शुरू किए गए। ऐसे कई अनगिनत कार्य मेरे द्वारा किए गए जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। बौद्ध धर्म की शिक्षा पर एक 1 घंटा 40 मिनट की एनिमेशन फिल्म मैंने बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इंग्लिश बोलने वाले देशों में लोगों के पास किस तरह से बौद्ध धर्म की शिक्षा जाए। बोध गया, सारनाथ और लुम्बिनी पर मैंने एक वीडियो बनाया, जिसे आज भी हज़ारों की मात्रा में प्रत्येक माह लोग यूट्यूब पर देखते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, उस पुस्तक के लगभग 33 वीडियो मैंने बनाए, जिसे आज भी लोग सुनते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि सब लोग पुस्तक पढ़ नहीं सकते, पुस्तक सब लोगों तक नहीं जा सकती, तो किस तरह से पुस्तक को लोगों तक पहुंचाए। डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों का वीडियो मैंने बनाया, और ये सब वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था कि आने वाले समय में जब मैं ये काम नहीं कर रहा हूँगा, और मेरे जैसे हर व्यक्ति नहीं होते, हर व्यक्ति के पास मेरे जैसी शिक्षा या मेरे जैसा सोच या मेरे जैसे कार्य करने की क्षमता या मेरे जैसे साधन नहीं होते, तो मुझे वो साधन मिले, मैंने वो शिक्षा ली, और मैंने अपनी सोच से ये सारे कार्य भविष्य के लिए किए, ताकि भविष्य में डॉक्टर अंबेडकर की सोच को आगे लेके जाया जा सके। ऐसे कई कार्य मैंने किए, परंतु मैंने कभी भी कोई कार्य दान लेकर नहीं किया। मेरे अधिकांशतर कार्य स्वयं के धन द्वारा किए गए, और हाँ, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि इतने कार्य करने के बाद मुझे किसी ने किसी तरह से कोई आर्थिक मदद नहीं की। जो पुस्तकें बेची, जो टी शर्ट बेची, उन सभी के कमाई से रोटी खाई, अपने परिवार को देखा, बल्कि परिवार की तरफ से भी मुझे ही सहयोग मिला, और मैं इतना सहयोग अपने परिवार को नहीं दे पाया। शायद मैं मीडिया में कोई अच्छी नौकरी करता तो अपने परिवार को यह सहयोग दे सकता था। फिर भी मुझे खुशी है कि मैंने समाज के लिए और उन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इतने कार्य किए, जिन डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मैंने शिक्षा पाई, जिन डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मैंने सम्मान पाया। तो मेरी यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और भारत, इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि अपने इन वर्षों के इतने अनुभवों को एक पुस्तक में संजोना। चूँकि जैसे मैंने कहा कि मैं समय की व्यस्तता और दिमाग की थकावट के कारण पुस्तक लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पुस्तक ऑडियो फॉर्म में बना दूं। इसलिए आज यह पुस्तक पेश है। यह पुस्तक किन्हीं पृष्ठों पर नहीं है, यह पुस्तक सिर्फ मेरे मस्तिष्क में है। मेरे अनुभव, मेरा अध्ययन, मेरा मनन, मेरी सोच, वही यह पुस्तक है। हालांकि पेपर पर मैं एक इंग्लिश में पुस्तक लिख चुका हूँ, और 15 में से लगभग 13 या 14 अध्याय उस पुस्तक के मैं लिख चुका हूँ। परंतु हिंदी में लिखने का मुझे बहुत शौक़ था और मैं वह कार्य नहीं कर पाया, तो हिंदी की है मैं ऑडियो पुस्तक बना रहा हूँ। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के कुछ लेख हैं अछूतों पर, एसेस ऑन अनटचेबल्स, 3 भागों में है। उनका ट्रांसलेशन, अनुवाद हिंदी में मैं कर रहा हूँ। काफ़ी समय से चल रहा है, दिमाग थकाने वाला कार्य है, और चूँकि मैंने बहुत वर्षों तक पहले भी लेखन का कार्य किया है, अब उतनी शक्ति नहीं रही है कि मैं लेखन का कार्य करूं। शक्ति के साथ उतना समय भी नहीं रहा है, इसलिए वह कार्य मैं बहुत धीरे कर पा रहा हूं, परंतु आशा है कि उसे भी किसी दिन पूरा कर लूँगा। डॉक्टर अंबेडकर और भारत। अब मैं इस पुस्तक का समझिए कि पहला अध्याय शुरू करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर और भारत के पहले अध्याय को मैं कहूँगा, भारत के सच्चे सपूत डॉक्टर अंबेडकर। यूँ तो भारत में बहुत से ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने भारत की तरक्की में, आर्थिक तरक्की में, सामाजिक तरक्की में अपना अपना योगदान दिया, परंतु मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई व्यक्ति इतिहास में रहा है जिसने
इतना बड़ा योगदान सामाजिक, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक, तकनीकी रूप से दिया जितना कि किसी और ने दिया हो। आप में से बहुत से लोगों ने शायद डॉक्टर अंबेडकर के लेख, उनके पार्लियामेंट के डिबेट्स पढ़े होंगे जो कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अगर आप गौर दें उन लेखों में तो आपको ऐसे बहुत से लेख और डिबेट्स मिलेंगे जहां बाबा साहब की सोच हमें देखने को मिलती है। कई डिबेट्स में बाबा साहब कृषि के ऊपर बात करते हैं। बाबा साहब बात करते हैं कि भारत में कृषि बहुत पुरानी हो चुकी है, कृषि की तकनीकें बहुत पुरानी हो चुकी है, भारत की ज़मीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रही है जितनी पहले थी और इसलिए भारत की कृषि को वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने की ज़रूरत है। यह बातें 1938 में बाबा साहब कह रहे थे और यही बातें बाद में भारत सरकार को समझ में आई। बाबा साहब ने डैम परियोजनाएं बनाई, बाबा साहब ने रोजगार एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू करी। बाबा साहब का विचार था कि कई छात्रों को एक साथ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा सके जिससे कि खर्चा कम हो। ऐसे अनेक विचार बाबा साहब अपनी बहसों में, अपने लेखों में अक्सर उजागर करते रहते थे। बाबा साहब भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे अपने समय में जो न केवल समाज को जोड़ने की बातें करते थे बल्कि भारत को उठाने की बातें भी करते थे। इस प्रकार का सुपूत भारत को शायद ही कभी मिल पाया होगा। बाबा साहब की ईमानदारी के अनेक चर्चे रहे। एक बार दिल्ली के एक बहुत बड़े बिल्डर ने बाबा साहब को किसी तरह से यह पेशकश रखवाई कि यदि बाबा साहब टेंडर पास कर दे तो एक बड़ा मार्जिन बाबा साहब को मिलेगा, परंतु बाबा साहब ने इस तरह के ऑफ़र न केवल ठुकराए बल्कि ऑफ़र लाने वाले अपने पुत्र को भी डांटा। बाबा साहब न केवल भारत के ही एक सुपुत्र है बल्कि विश्व के भी सुपुत्र है। विश्व में यदि बाबा साहब के कार्यों को ना देखा जाए तो एक अन्याय होगा। विश्व के अंदर गुलाम प्रथा, नस्लवाद जिस तरह से भरा हुआ था और ख़ास करके बाबा साहब के टाइम पे अश्वेतों पर जिस तरह से अत्याचार होते थे उनसे ज़्यादा क्रूरतम अत्याचार भारत में अछूतों पर, जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियाँ कहते हैं, उन पर होते थे। और ऐसे समय में बाबा साहब थे जो कि मानव के भले के लिए नस्लवाद के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध एक मुहिम छेड़े हुए थे। बाबा साहब की वह मुहिम मार्टिन किंग लूथर से भी पहले की मुहिम थी। बाबा साहब 1927 से अपने कार्यों में अग्रसर हो चुके थे, बल्कि उससे पहले भी। इतने पुराने समय में शायद ही कोई अश्वेत नेता हमें दिखेगा जो कि इस तरह उस प्रकार सक्रिय हो, और वह भी सक्रियता केवल हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं थी। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के कार्य उस समय ब्रिटिश सरकार भी देखती थी और ब्रिटिश सरकार भी इस बात को नोटिस करती थी कि यह व्यक्ति किस तरह से मानवता के लिए, नस्लवाद के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध लड़ रहा है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार भारत में बैठी और विश्व के समुदायों ने ब्रिटिश लोगों से पूछा कि आप इतना लंबा समय इंडिया में क्यों बैठे हो, तो ब्रिटिश लोगों का यह तर्क था कि भारत में जातिवाद की समस्या है, भारत में ऊंच नीच है, और उस ऊंच नीच को, जातिवाद की समस्या को और अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे विधवा का सती बनाना आदि
समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम भारत में बैठे हैं, क्योंकि भारतीय इतने सक्षम नहीं हैं कि वे अपनी समस्याओं को समझ के ख़त्म कर सके। और चूंकि ब्रिटेन को पूरी दुनिया देखती थी और पूरी दुनिया के आगे ब्रिटेन ने अपने आप को एक सामाजिक सुधारक के तरह पेश किया था, इसलिए ब्रिटेन की पूरी दुनिया के आगे जवाबदेही थी। उस जवाबदेही के आगे बाबा साहब ने वही आंदोलन चलाया, उसी बात का जवाबदेही दी जो कि ब्रिटिश सरकार देना चाहती थी। इसलिए बाबा साहब न केवल भारत के बल्कि समस्त विश्व के उस समय नेतृत्व कर रहे थे। बेशक उनको दुनिया में लोग नहीं जानते होंगे उतने लोग, परंतु कार्य वह वही कर रहे थे जिस कार्य के लिए ब्रिटिश साम्राज्य अपने आप को प्रतिनिधित्व अपना दिखा रहा था दुनिया के आगे। और यही कारण था कि बाबा साहब को लंदन की गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। आप तब को आज रख कर देखिए, आज यदि कोई इस तरह का नेता हो जो कि इस समस्या पर अपनी बात रख रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, जैसे आज आप कई नेताओं को आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, चाहे वह नेल्सन मंडेला रहे हो, चाहे हाल फिलहाल में मलाला रही हो, ऐसे बहुत से नेता आज हैं जो कि कई सामाजिक समस्याओं के प्रति अथवा राजनीतिक समस्याओं के प्रति खड़े होते हैं, और वे समस्याएं विश्व भर के अंदर कई देशों में होती है। और ऐसे नेता कहीं ना कहीं उन सब समस्याओं का समाधान के लिए यूनाइटेड नेशन में अथवा अन्य संस्थाओं में जब जाके खड़े होते हैं, तो उन स्थानों पर उनकी जो बात बोली जाती है और उस पर जो नियम कानून बनते हैं वे प्रत्येक देश पे लागू होते हैं। आज यदि कोई बात यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा जाता है और पारित किया जाता है, तो अधिकांशतर देशों को उस प्रस्ताव को मानना पड़ता है। वही स्थिति उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की थी। चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य 50 से ज़्यादा देशों में अपनी सरकारें चला रहा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार का स्थान वही था जो आज यूनाइटेड नेशन का है। आज भी कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ अर्थात कि 50 से ज़्यादा देश जहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य रहा। तो उस स्थान पर ब्रिटेन एक खाली सिर्फ एक देश मात्र नहीं था। ब्रिटेन अपने आप में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य संघ की तरह एक बड़ा साम्राज्य था, जिसकी आवाज़, जिसकी गूंज दुनिया के न केवल उन देशों में जाती थी जहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था, अथवा उन सभी देशों में जाती थी जहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य नहीं भी था। और ऐसे में उस ब्रिटेन का यह कहना कि हम भारत में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वहीं भारत में उन बुराइयों के खिलाफ उसी समाज में से पैदा हुआ डॉक्टर अंबेडकर, जो कि उन्हीं बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनको, डॉक्टर अंबेडकर को अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको देना ही पड़ा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने डॉक्टर अंबेडकर को खड़ा किया। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के जो कार्य थे वे वही कार्य थे जिनकी जवाबदेही ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी दुनिया में देनी थी। यदि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में अपना वह संदेश लेकर नहीं जाता, यदि ब्रिटिश साम्राज्य डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को देखकर आंख बंद कर लेता, तो पूरी दुनिया की नज़र डॉक्टर अंबेडकर पर आती और पूरी दुनिया की उंगली उठती ब्रिटिश साम्राज्य पर कि एक व्यक्ति जो कि उन्हीं बुराइयों के, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भारत के अंदर संघर्ष कर रहा है इतने बड़े पैमाने पर, उस व्यक्ति की तुम अनसुनी कैसे कर सकते हो, उस व्यक्ति से तुम आंख कैसे मूंद सकते हो। तो इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य को डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को देखते हुए ना अपना प्रतिनिधित्व देना पड़ा उनको। तो भारत के सच्चे सपूत, मैंने जो इस अध्याय का शीर्षक दिया वह इसीलिए दिया कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के सामाजिक, आर्थिक
कृषि, शैक्षिक, तकनीकी, ऐसे कई समस्याओं पर अपने नवीन विचार रख रहे थे जिन्हें क्रियान्वित किया गया। साथ ही भारत की उन सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे जिन सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करने के लिए बहाने जिन सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करने के बहाने ब्रिटेन भारत में रुका और वह भारत के सच्चे सुपुत्र थे, क्योंकि वह उन सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध खड़े हुए जो कि और भी कई देशों में उस समय थी। और इस प्रकार वह न केवल अपने देश में अपने देश की वंचित जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपितु विश्व भर की वंचित जनता का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। इसलिए वे भारत के सच्चे सुपुत्र थे। तो मेरा यह अध्याय एक यहीं समाप्त होता है। अब मैं दूसरा अध्याय शुरू करता हूँ। प्रिय मित्रों, मैं निखिल सबलानिया इस ऑडियो बुक का लेखक तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि यह पुस्तक पृष्ठों पर नहीं है, केवल मेरे मस्तिष्क में, मेरे अनुभवों में, मेरे मनन में, मेरे अध्ययन में है। इस पुस्तक का लेखक ही कहिए, इस पुस्तक का लेखक निखिल सबलानिया आपको अपनी यह पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर और भारत का अध्याय 2 सुनाता हूँ। इस अध्याय का शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर भूतकाल अथवा भविष्य। क्या डॉक्टर अम्बेडकर भारत का भूतकाल है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर भारत का वर्तमान है? अथवा डॉक्टर अम्बेडकर क्या भारत का भविष्य है? इस बात को सोचने की ज़रूरत है। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वह पुराने समय में थे, जो उन्होंने किया वह पुराने समय में किया, जो बुराइयाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ, वह पुराने समय में थी। अब समय बदल गया है, अब नया समय है, अब ना वैसी बुराइयाँ हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर की उतनी ज़्यादा सोच की ज़रूरत नहीं है। और अब शायद लोगों को लगता है कि अब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़रूरत नहीं है, या शायद डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पुराने हैं और उनको अब इस समय में अथवा आने वाले समय में उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग गलत कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का संदर्भ जितना भूतकाल में आवश्यक था उतना ही भविष्य काल में भी आवश्यक है। डॉक्टर अम्बेडकर भारत का भूतकाल नहीं, भारत का भविष्य है। भारत का भूतकाल है अंधकार, जातिवाद, शारीरिक रूप से कमज़ोर भारत, तकनीकी रूप से कमज़ोर भारत, कृषि के रूप से कमज़ोर भारत, सैन्य रूप से कमज़ोर भारत। किसी भी देश को कमज़ोर बनाता है वहाँ का समाज। अगर किसी देश का समाज मजबूत है तो वह देश मजबूत है। अगर किसी देश का समाज कमज़ोर है तो वह देश कमज़ोर है। किसी भी देश की मजबूती अथवा कमज़ोरी सिद्ध होती है सामाजिक चेतना से, सामाजिक बंधुत्व से, सामाजिक भाईचारे से। यदि समाज में बंधुत्व अथवा भाईचारा नहीं है तो समाज चेतना शून्य होता है। ऐसे समाज में चेतना नहीं होती। यह समाज बेशक करोड़ों लोगों का हो सकता है, परंतु चेतना शून्य होने के कारण यह समाज कमज़ोर होता है। बाबा साहब ने अपने भाषणों एवं लेखों में ऐसे अनेक समाजों का उदाहरण दिया है जो कि कम संख्या के होने के कारण भी मजबूत रहे हैं। भारत का बड़ा समाज, जिसे कि हम हिंदू समाज के नाम से जानते हैं, असल में एक समाज नहीं है, अपितु अनेक छोटे छोटे समूह हैं जिन्हें हम जातियां बोलते हैं। ये हजारों की संख्या में बटी हुई जातियां, हजारों की संख्या में बटे हुए कबीले आपस में लड़ते भिड़ते, एक दूसरे से द्वेष रखते, एक दूसरे के कार्यों से द्वेष रखते,
एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करने से द्वेष रखते। इस आपसी संघर्ष की वजह से भारत का समाज कमज़ोर समाज, भारत का भूतकाल, अंधकारमय भूतकाल इस कमज़ोर समाज के कारण ही है हुआ। यही कारण हुआ कि इतनी विशाल जनसंख्या होने के कारण भी भारत छोटे छोटे सौदागरों से, छोटे छोटे राजाओं से, छोटे छोटे आक्रमणकारियों से हार गया। विदेशों में सामाजिक चेतना आई। कहीं पर चेतना ईसाइयत के रूप में आई, कहीं पर चेतना इस्लाम के रूप में आई। ये सब धार्मिक परिवर्तन सामाजिक चेतना के ही प्रभाव के कारण, सामाजिक चेतना के फल थे। जिन जिन राष्ट्रों में, जिन जिन स्थानों पर सामाजिक चेतना आई, वहाँ पर धार्मिक चेतना आई। धर्म का इस्तेमाल केवल उस सामाजिक चेतना को आगे ले जाने के लिए किया गया। इस्लाम आया, गुलामी की प्रथा खत्म की गई, शराब पर पाबंदी लगाई गई, महिलाओं को अधिकार दिए गए। कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट समाज को मजबूत बनाया गया, बंधुत्व की भावना पैदा की गई, गुलाम खत्म किए गए। ऐसे ही ईसाई धर्म आया और इन सब चेतनाओं से पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म भारत में आए। जैन धर्म जातिवाद होने के कारण, जातिवाद को स्थापित रखने के कारण उतना फला फूला नहीं, अपितु बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों के कारण इतना फला फूला कि उसने विश्व भर में ख्याति प्राप्त की और अपने अनुयायी बनाए। यही कारण है कि भारत का भूतकाल अंधकारमय है। भारत का भूतकाल डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, भारत का भूतकाल है अंधकार। और भारत का भविष्य है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की वह सोच जिसने नए भारत को जन्म दिया, एक ऐसा भारत जहाँ पर समाज परस्पर संघर्ष करने की जगह एकजुट होता है। यह डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही है कि आज हजारों जातियाँ एक हुई हैं, बेशक वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के नाम पर हुई है। और बहुत सी जातियाँ जिन्हें शूद्र कहा जाता था, या हम कहें जिन्हें कि आज अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाता है, वे जातियाँ भी न्याय पाने के लिए, समान अधिकार एवं समान अवसर पाने के लिए एक हो रही हैं। तो भारत का भविष्य है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर भारत का वह भविष्य है जहाँ भारत मजबूत बनता है, जहाँ भारत अपनी सामाजिक बुराइयों को तोड़कर बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना के साथ एक होता है। परंतु यदि इस भविष्य के भारत में भारत का भूतकाल वह अंधकार काल मिला दिया जाए, तो भारत का भविष्य भी अंधकारमय होगा। भारत की सबसे बड़ी बुराइयों में से है एक जातिवाद, दूसरा मांस के खाने पर रोक लगाना। जी हाँ, मांस के खाने पर रोक लगाना भारत के कई धर्मों, भारत के धर्म की, खास करके ब्राह्मण धर्म की बहुत बड़ी बुराई है। मांस खाने के कारण मनुष्य मजबूत होता है। भारत में जितने भी आक्रमण हुए वे अधिकांशतः आक्रमणकारी मांस खाते थे। इसलिए मांस का सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य की ताकत के लिए बहुत अधिक है। परंतु धार्मिक रूप से मांस पर पाबंदी लगाना, मांस के सेवन पर पाबंदी लगाना एक दुष्टता का कार्य है, क्योंकि इससे लोगों का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, लोग शारीरिक रूप से शक्ति विहीन होते हैं और ऐसे में उन पर शक्तिशाली और मांस खाने वाले मनुष्य आसानी से हावी हो जाते हैं। तो यह धार्मिक बुराइयां हैं कि मांस का सेवन होने से रोकना,
जातिवाद फैलाना, धार्मिक कर्म कांडों में लोगों को फंसाना, ज्योतिष में लोगों को फंसाना। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कहता कि ज्योतिष गलत है। विज्ञान विज्ञान ने हमें सिखाया है कि हम हर एक चीज़ को नापें, तोलें, परखें, और ज्योतिष कहीं ना कहीं विज्ञान का ही एक रूप है। परंतु बहुत से लोग तंत्र मंत्र यंत्रों में लोगों को फंसाते हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। काला काला कपड़े में दाल डाल के इधर रख दो, ये अंगूठी पहन लो, ये कर लो, ये वो कर लो। इससे और कुछ नहीं, लोगों को मानसिक रूप से लोगों का मनोबल कमज़ोर किया जाता है। वही मनुष्य जो कि काफ़ी अच्छे से कार्य कर सके, वह मनुष्य कमज़ोर पड़ जाता है। तो लोगों को कर्मकांडों में फंसाना। और आज हम देख रहे हैं कि टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में, हर जगह बाबा, ज्योतिष, ये पत्थर पहनो, ये यंत्र इस्तेमाल करो, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सब ऊटपटांग की बातें ही बताई जा रही हैं। इन सब से किसी की कोई तरक्की नहीं होती है। इन सब से ना कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ना मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ, ना बिजली का आविष्कार हुआ। मांस खाने वालों ने, गाय का मांस खाने वालों ने बिजली का आविष्कार किया। गाय का मांस खाने वालों ने मोबाइल का आविष्कार किया। गाय का मांस खाने वालों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। गाय का मांस खाने वालों ने मोटर गाड़ियों का आविष्कार किया। गाय का मांस खाने वालों ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। गाय का मांस खाने वालों ने बड़े बड़े समुद्री जहाज़ बनाए। गाय का मांस खाने वालों ने कैमरा बनाया, चलचित्र बनाया, सिनेमा बनाया। दुनिया की अधिकांशतर चीज़ें अगर गाय का मांस खाने वालों ने बनाई है, तो क्यों गाय के मांस पे या अन्य मांस पर रोक लगाई जाती है? इसका सीधा सीधा कारण है राजनीति और भारतीयों को कमज़ोर करना, भारतीयों को शारीरिक रूप से कमज़ोर करना। पहले आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर किया गया, उसके बाद आपको मनोबल तोड़ा गया, तुम ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। आपको मानसिक रूप से तोड़ा गया। जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अधिकांशतर भारतीयों को तोड़ दिया जाएगा, तो ऐसी कमज़ोर प्रजाति पर राज करना दूसरे के लिए आसान है। ऐसे में दो ही समूह राज कर सकते हैं, एक समूह जो उसको तोड़ रहे हैं, एक समूह जो बाहर से आक्रमण करते हैं। तोड़ने वाला कौन है हम सभी जानते हैं, और बाहर से आक्रमण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। तो भारत का यही भूतकाल था अंधकार में, जहाँ पर खाने की पाबंदी, कर्मकांडों की अत्यधिक बुराइयाँ, घोड़े का मुंह लगा के देवी बना दिया, खरगोश का मुंह लगा के देवी बना दिया, मछली का मुंह लगा के देवी बना दिया। कहीं 8 देवी, कहीं 50 देवी, कहीं 100 देवी, कहीं 101 देवी, कहीं 1000, कहीं ये देवता, कहीं वो देवता। राजा महाराजाओं को इन कर्मकांडों में फंसा दिया, सिद्धियों में। आपको पता होना चाहिए कि भारत में बच्चों की बलियाँ बहुत अधिक मात्रा में दी जाती थी, और आज भी कई धन वाले, पैसे वाले लोग बच्चों की बलियाँ देते हैं। नर बलि, बच्चों की बलि, बच्चियों की बलि, ये सब कर्मकांड, 100 बच्चों की बलि शक्ति पानी है। ऐसी ऐसी कुरीतियाँ धर्म के पुरोहितों ने भारत के समाज में डाली, और यही भारत का वह भूतकाल था जिसकी वजह से भारत अंधकारमय हुआ। और यदि ये सब चीज़ें, कर्मकांड, कुरीतियाँ, बुरी प्रथाएं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पुस्तिकाओं के माध्यम से भारत में दी जाएगी, तो भारत का भविष्य भी ऐसा ही अंधकारमय हुआ
होगा। और जैसे भूतकाल में भारत गुलाम बना, वैसे भविष्य में जरूर बनेगा। यदि इसको रोकना है तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत का भविष्य बनाना पड़ेगा। भारत का भविष्य डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर अंबेडकर की सोच है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार है। डॉक्टर अंबेडकर न्याय की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे कर्म कांडों के खिलाफ, ऐसी प्रथाओं के खिलाफ डंके की चोट पर कहते हैं कि इन सब से मानवता का सत्यानाश हुआ है, इन सब से भारत का सत्यानाश हुआ है। यदि ये कर्मकांड, ये प्रथाएं, ये रोक, मांस पर रोक, यदि ये सब चीज़ें भारत में चलती रहेंगी तो भारत डूबेगा ही डूबेगा। अगर भारत को उठाना है, भारत को प्रकाश में लाना है, भारत के लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तकनीकी रूप से उन्नत करना है, तो उनको वही सब करना पड़ेगा जो और सभ्यताएं कर रही हैं। जो पश्चिम की सभ्यताओं में हो रहा है, वहाँ ना मांस पे रोक लगाई जा रही है, न कर्मकांडों में लोगों को फंसाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर भारत का भूतकाल नहीं, डॉक्टर अंबेडकर भारत का भविष्य है। डॉक्टर अंबेडकर की सोच को, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भविष्य में सिलना है, भविष्य में संगठित करना है, भविष्य में आकार देना है। उनकी एक एक बात किसी सोने से खरी है। आपके पास सोने में मिलावट हो सकती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बात में मिलावट नहीं मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर की बात एकदम स्पष्ट बात है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार हमें वर्तमान भविष्य में वह क्रिया देते हैं जिस क्रिया पर चलते हुए हम भारत का भविष्य प्रकाशमय बना सकते हैं और अंधकार होने से रोक सकते हैं। मैं पुस्तक का तीसरा भाग पेश करता हूँ। प्रिय मित्रों, मैं निखिल सबलानिया, इस ऑडियो बुक का लेखक। अब इस पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और भारत का तीसरा अध्याय आपको पेश करता हूँ। यह पुस्तक मेरे मस्तिष्क में है, परंतु पन्नों पर नहीं है। यदि कोई भूल चूक हो तो उसको अवॉइड करिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो अध्याय 3 है, युवकों के प्रेरणा सूत्र, डॉक्टर अंबेडकर। भारत का युवा, भारत का युवा भारत के कई बुद्धिजीवी वर्गों के लिए अलग अलग तरह से एक विषय है। व्यवसायी बुद्धिजीवियों के लिए युवा व्यवसाय करने का एक विषय है, स्रोत है। जैसे फिल्म बनाने वालों के लिए है कि युवाओं के लिए हम फिल्म बनाएं जिससे अधिक से अधिक धन कमा सकें। उनको इससे इतना मतलब नहीं है कि युवाओं का भला कैसे हो, हाँ, युवाओं से फ़ायदा कैसे उठाया जा सके, युवाओं से धन कैसे कमाया जा सके, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। एक वर्ग है राजनीतिक वर्ग, जो कि युवाओं को बहला फुसलाकर, उग्र बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहता है। ये लोग छात्र संगठनों द्वारा, धार्मिक अलगाववाद द्वारा युवाओं को अपनी तरफ केंद्रित करते हैं और अपने उद्देश्यों को सीधा करने के लिए युवाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत से युवा भी स्वार्थी कारणों के कारण इन गुटों की तरफ, इन गिरोहों की तरफ आकर्षित होते हैं और ऐसे राजनीतिक और धार्मिक एवं सामाजिक गिरोहों द्वारा अपने करियर को चमकाने के लिए
इनको ज्वाइन करते हैं। युवा खेल जगत के लिए एक टारगेट है, एक निशाना है कि कैसे खेलों को युवाओं के बीच पॉपुलर किया जाए और जिससे कि अधिकांश टीवी राइट बिक सके और खेलों के द्वारा धन अर्जित किया जा सके। इनका उद्देश्य भी वैसा ही होता है जैसे अन्य व्यवसायी वर्गों का होता है। तो ऐसे कई समूह हैं जो कि युवाओं को अपनी तरफ इसीलिए आकर्षित करते हैं जिससे कि वे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए युवाओं को समझदार होना, युवाओं को यह देखना बहुत ज़रूरी है कि वे अपने प्रेरणा स्रोत किसे माने, वे अपनी प्रेरणा किसे देखें, वे किसके नक्शे कदमों पर चले, वे अपने जीवन को क्या गति दें, वे अपने जीवन को क्या उद्देश्य दें, वे अपने जीवन को कैसे जिए। यह सब देखने पर युवा देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन, डॉक्टर अम्बेडकर के कार्य, डॉक्टर अम्बेडकर के लेखों, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों, डॉक्टर अम्बेडकर की संवेदना, इन सभी से भारत के युवक युवतियाँ अपने जीवन को वह रूप दे सकते हैं, वह साकार रूप दे सकते हैं जिससे कि उनका जीवन न केवल सफल हो, न केवल स्वस्थ हो, खुश हो, बल्कि उनको अपने जीवन का एक ऐसा अच्छा एहसास भी हो जिससे कि उनको लगा कि उन्होंने जीवन जिया। मैं स्वयं यदि आज 6-7 वर्षों से बाबा साहेब के विचारों से जुड़ा हुआ हूँ, बाबा साहेब के कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका कारण यही है कि यह सब करने में मैं एक अच्छा कार्य करने का अनुभव करता हूँ। और यही अनुभव जब बाकी युवक युवतियाँ करेंगे तो उन्हें भी वैसे ही अच्छा अनुभव होगा जैसा कि मुझे होता है। तो आज का युवा वर्ग जो है, उस युवा वर्ग को इंडस्ट्रीज़ अपनी तरफ खींचती है ताकि मशीनें चलाई जा सकें, नए नए आविष्कार किए जा सकें, सेना में भर्ती करके युद्ध जीते जा सकें। उस युवा वर्ग को व्यवसायी वर्ग और अच्छे से अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि नए नए कपड़े पहनाकर, नई नई फिल्में दिखाकर, नए नए सौंदर्य प्रसाधन बेचकर, नई नई खाने की चीज़ें बेचकर कैसे अत्यधिक धन कमाया जा सके। अथवा ऐसे समूह गिरोह जो कि राजनीतिक और धार्मिक रूप से सक्रिय हैं, वे भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और शराब बेचने वाली कंपनियां खास करके, उनका तो टारगेट ही युवा होते हैं। यदि शराब और सिगरेट बेचने वाली कंपनियां चाहें तो भारत नहीं पूरे विश्व में बच्चा पैदा ना हो तभी उसके मुंह के ऊपर सिगरेट और शराब लगा दें। तो ऐसे सब गिरोह, ऐसे सब वर्ग, ऐसे सब समूह जो युवाओं को टारगेट करते हैं, ऐसे सब समूहों से, वर्गों से, गिरोहों से युवाओं को अपने आप को बचाना है। यदि भारत के युवा डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों, भाषणों, लेखों का अध्ययन करते हैं, यदि उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, तो उनमें वह मार्मिकता, वह संवेदनशीलता, वह बौद्धिकता, वह आध्यात्मिकता आती है जिससे कि वह अपने जीवन को साकार रूप दे सकते हैं, अच्छा रूप दे सकते हैं, सुंदर रूप दे सकते हैं, अपने जीवन में एक अच्छा उद्देश्य रख सकते हैं,
अपने कार्यों के अंदर सुंदरता देख सकते हैं। कहावत है, किसी ने कहा कि मधुर बोलना गले का हार है, गले का आभूषण है, दान देना हाथ का आभूषण है। इसी प्रकार होठों से अच्छा बोलना होठों का सौंदर्य प्रसाधन है, कानों से अच्छा सुनना कानों का सौंदर्य प्रसाधन है। इसी प्रकार यदि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को, उनके विचारों को, उनकी संवेदना को, उनके दर्शन को आप अपनाते हैं तो उस मानव के उन सब गुणों को आप अपनाते हैं जिन गुणों ने मानवता को एक नया रूप दिया, एक नया दिशा दी, मनुष्य को कई बुराइयों से हटाया, समाज को जोड़ा। तो ये सारे आभूषण, गुणी रूपी आभूषण आपको प्राप्त होते हैं और आपके व्यक्तित्व में वह सुंदरता, वह अलंकार आते हैं जो कि डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे पर, उनके तेज पर हम देखते हैं। तो इसलिए युवाओं के लिए ज़रूरी है कि वे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का, उनके जीवन का अध्ययन करें, समझें और उसी प्रकार, क्योंकि केवल डॉक्टर अंबेडकर को प्रसारित करने के लिए मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में युवाओं को वह बौद्धिकता मिलती है जिस बौद्धिकता के बल पर वे आने वाले समय में अपने जीवन और अपने आसपास के संसार को बेहतर बना सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे गिरोह, बहुत से ऐसे वर्गों का उदाहरण दिया जो कि युवाओं को सिर्फ टारगेट करते हैं। उनको युवाओं के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। चाहे वे आपको 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया सैलरी दे दे, चाहे 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया इनकम आपको दे दे, लेकिन आपके जीवन में, आपकी बौद्धिकता में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें उनकी रुचि नहीं होती। कहीं ना कहीं उनके अपने फ़ायदे होते हैं। परंतु डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का जब आप अध्ययन करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का आप अध्ययन करते हैं, जो आपको बौद्धिकता प्राप्त होती है, वह बौद्धिकता उस रुपए पैसे से, उस प्रसिद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह आपको एक निम्न मनुष्य से एक उच्च मनुष्य, एक गुणवान मनुष्य बनाती है। इसलिए युवाओं के लिए ज़रूरी है कि वे डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें, समझें और उन्हें महसूस करें और उनकी तरह स्वयं को बुद्धिजीवी एवं एक संवेदनशील व्यक्ति बनाएं। मैं पुस्तक का चौथा भाग शुरू करता हूँ। तो अब मैं इस पुस्तक का अध्याय 4 पेश करने जा रहा हूँ। मैं इस ऑडियो पुस्तक का लेखक, निर्माता निखिल सबलानिया। यह पुस्तक पृष्ठों में नहीं है, केवल मेरे मस्तिष्क में है, इसलिए यदि कोई भूल हो तो उसे क्षमा करिएगा। तो अब तक भाग 1, 2 और 3 में इन अध्यायों में आपने सुना कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर भारत के सच्चे सुपुत्र हैं, कैसे डॉक्टर अंबेडकर भारत का भूतकाल नहीं भविष्य है, और कैसे डॉक्टर अंबेडकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब भाग 4 में प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर का भारत में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर का भारत में योगदान, यह एक बहुत विस्तृत विषय है। इस विषय को पूरा करने के लिए मुझे भी बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण इतिहास से देने पड़ेंगे जिन्हें देखकर मैं बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर ने
भारत के लिए क्या क्या अपना योगदान दिया है, उन्होंने क्या क्या भारत के लिए अपने कार्य किए हैं। यह योगदान अनेक रूप से है। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यह बात किसी से अछूती नहीं रही है। न केवल भारत के बल्कि समस्त विश्व के बुद्धिजीवी अपने समय में अर्थात डॉक्टर अंबेडकर के समय में उनकी बुद्धि का लोहा मान चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे, अपितु उनके ज्ञान का भंडार भी विशाल था। डॉक्टर अंबेडकर का पुस्तकालय उस समय के व्यक्तिगत पुस्तकालयों में से सबसे बड़ा था, जिसकी विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी प्रशंसा की थी। डॉक्टर अंबेडकर न केवल अध्ययन का कार्य करते थे, अपितु लेखन का कार्य भी करते थे। कहा जाता है कि अध्ययन आधा कार्य होता है। अध्ययन पर मनन करना और लेखन करना, तब जाकर आपकी उस विषय पर जानकारी पूरी होती है। डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन करते थे, लेखन करते थे, भाषण देते थे, बहसों में भाग लेते थे, बुद्धिजीवियों से बातचीत करते थे और ऐसे कई अनेक कार्य करते थे जिससे कि हमें उनके ज्ञान का और उनकी बुद्धि का पता लगता है। डॉक्टर अंबेडकर भविष्य में देखते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भूतकाल में देखा, अपने वर्तमान काल में देखा और फिर उन्होंने भविष्य को देखा। डॉक्टर अंबेडकर ने वह कार्य नहीं किए जो केवल वर्तमान अथवा भूतकाल के लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य भूतकाल को ठीक करना नहीं था, बल्कि भविष्य को ठीक करना था। कहा जाता है कि यदि आपको भविष्य की बुराइयाँ, भविष्य की कोई समस्या दूर करनी हो तो उसके लिए भूतकाल में देखो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रंथों का इतना अध्ययन किया जिससे कि वह आने वाले समय के अंदर बुराइयां दूर कर सके। आज यदि मैं आपके सम्मुख यह पुस्तक रख रहा हूँ तो वह डॉक्टर अंबेडकर के उन कार्यों के प्रेरणा की वजह से ही है। यदि डॉक्टर अंबेडकर ने वह सब कार्य नहीं किए होते, उतना अध्ययन, उतना कार्य, उतना चिंतन, उतना मनन नहीं किया होता, तो शायद आज मैं भी आपके सम्मुख यह पुस्तक नहीं रख रहा होता। तो डॉक्टर अंबेडकर के कार्य भविष्य के लिए थे। वह चाहते थे कि भविष्य कैसे सुधरे। वह जानते थे कि भूतकाल में क्या बुराइयां रही है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के श्रम मंत्री रहे। डॉक्टर अंबेडकर PWD मंत्रालय के मंत्री भी रहे। डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री भी रहे। डॉक्टर अंबेडकर एक बौद्ध विद्वान भी रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के समस्त धर्मों का अध्ययन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे। वे बहसों में जब अपने विचार रखते थे तो लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। यह कारण था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इतना अच्छा अध्ययन करते थे विश्व के साहित्य का, विश्व की समस्याओं का, चाहे वह कृषि से संबंधित हो, वैज्ञानिक से संबंधित हो, तकनीक से संबंधित हो अथवा ऊर्जा से संबंधित हो। डॉक्टर अंबेडकर एक सपना देख रहे थे और उस सपने के लिए कार्य कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के सारे कार्य उनके उस सपने के लिए थे। वह सपना था एक उन्नत भारत का, एक विशाल भारत का, एक ऐसे भारत का जहाँ का समाज एकजुट हो, जहाँ पर जात को लेकर, धर्म को लेकर भेदभाव ना हो। वह भारत को बौद्ध धर्म देना चाहते थे, एक ऐसा धर्म जहाँ पर सारी ऊंच नीच समाप्त हो जाती है, एक ऐसा धर्म जो कि भारत को और विश्व के देशों से जोड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर के सारे कार्य भारत को उन्नत करने वाले, भारत के समाज को उन्नत करने वाले, भारत के व्यक्ति को उन्नत करने वाले थे। वह देख रहे थे भारत विश्व का एक उच्च देश बन रहा है। आप यदि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की PhD की थीसिस पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि भारत के बारे में जितना डॉक्टर अंबेडकर जानते थे उतना विश्व में शायद ही कोई जानता होगा। अपने विद्यार्थी काल के शुरू में भारत में जातियां नाम का लेख
लिखने से लेकर अपने परिनिर्वाण के समय बुद्ध और उनका धम्म लिखने तक इतना विशाल ज्ञान, भारत का ज्ञान शायद ही किसी को होगा। भारत की सभ्यताओं का ज्ञान, भारत के अर्थशास्त्र का ज्ञान, भारत के व्यापार का ज्ञान, और न केवल भारत का बल्कि अन्य देशों का भी ज्ञान डॉक्टर अंबेडकर को था। मैंने खुद स्नातक किया मनोविज्ञान में, और मैं हैरान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को मनोवैज्ञानिक विद्वानों का, उनके सिद्धांतों का भी ज्ञान भली भांति था। मैंने डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों का अध्ययन करने से पहले लगभग 50 से 60 उपन्यास एवं अन्य ऐसी पुस्तकों का अध्ययन किया जो कि विश्व के सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई थी। और वह सब अध्ययन करने के बाद जब मैंने बाबा साहेब का पुस्तकों का अध्ययन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि अरे, डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान थे, इतने ज्ञान वाले थे, इतनी दूरदृष्टा थे। और जब इतना अध्ययन करने के बाद, इतने कार्य करने के बाद व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके प्रत्येक कार्य एक सोचा समझा कार्य होता है। उसका प्रत्येक कार्य भविष्य को सुधारने वाला कार्य होता है। उसका प्रत्येक कार्य अपने आप में बहुत महत्व रखता है। उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर अंबेडकर के कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वे हिंदू कोड भी लो जिसमें विधवाओं को अधिकार और प्रॉपर्टी के, संपत्ति के अधिकार, विधवाओं का दोबारा से शादी करने का अधिकार, ऐसे कई अधिकार, नारियों के अधिकार हो, वे सब आज चल रहे हैं। वे सब बाबा साहेब की कार्य थे। डैम बनाने के कार्य, रोजगार की तरफ ध्यान देने के कार्य, ये सारे कार्य बाबा साहेब ने किए। इन सब कार्यों के बिना आज वह भारत साकार नहीं हो सकता था जो भारत बाबा साहेब ने देखा। यदि बाबा साहेब की सोच को ईमानदारी से लागू किया जाता था तो आज हमारा देश एक बहुत ही उन्नत देश होता। तो बाबा साहेब के कार्य इस देश के लिए न केवल भूतकाल में बहुत महत्वपूर्ण थे अपितु भविष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाना है तो बाबा साहेब के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें वर्तमान में ऐसे कार्य करने पड़ेंगे और अपने आने वाले कार्यों को बाबा साहेब की सोच, उनकी ईमानदारी, उनकी संवेदना, उनकी मार्मिकता, उनकी दूरदृष्टा के हिसाब से रूप देना होगा। तभी हम भारत को एक उन्नत राष्ट्र बना पाएंगे। भारत के समाज को, भारत के लोगों को मजबूत समाज, मजबूत लोग बना पाएंगे। तो अब मैं अध्याय 5 शुरू करता हूँ। मैं निखिल सबलानिया इस पुस्तक का लेखक आपके सामने इस पुस्तक का 5वां अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुस्तक का शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर और भारत, और इस 5वें अध्याय का शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर और भ्रांतियाँ। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर देश में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों में कुछ प्रमुख भ्रांतियाँ जो मैंने देखी, जो गलत फहमियाँ लोगों को है, उनके बारे में मैं इस अध्याय में चर्चा करूँगा। सबसे पहली भ्रांति जो कि अधिकांशतः देखने को आती है वह यह है कि बाबा साहेब ने अंग्रेज़ों के कानून को कॉपी किया, अन्य देशों के कानून को कॉपी किया और बनाया। यह बात सबसे ज़्यादा दुखदाई तब लगती है जबकि यह बात कानून के शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ पर एक बड़े फेमस शिक्षक थे, शर्मा जी। उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया पर यह बोला
कि हमारे देश का संविधान इधर उधर से उठा के बना दिया गया। ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। कोई भी कार्य होता है वह डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मतलब और कार्यों से प्रेरित, और कार्यों से लिया गया। आप कई बार फिल्म देखते हैं तो वह कई फिल्मों से ली गई आपको लगती है, परंतु वह कॉपी नहीं होती है, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। कहते हैं कि हर आर्ट फॉर्म, हर राइटिंग की फॉर्म, लेखन की फॉर्म कहीं ना कहीं डेरिवेटिव होती है। शेक्सपियर ने लिखा, परंतु शेक्सपियर भी कहीं से इंस्पायर हुए, और शेक्सपियर के बाद भी कई राइटर्स इंस्पायर हुए। यही चीज़ कानून में है। यदि कहीं का कानून अच्छा है तो उस कानून को अपनाने में क्या आपत्ति है? अगर बाबा साहब ने कहीं का अच्छा कानून अपनाया तो क्या गलत किया? क्या आज भारत के अंदर कहीं दूसरे देशों के कानून नहीं अपनाए जाते? क्या आज भारत के अंदर हम भारत के जो कानून हैं वह दूसरे देशों में नहीं जाते? अभी हाल फिलहाल में जो लोकायुक्त कानून था वह तो दूसरे देशों से लिया गया। जो लोग गला चीख चीख कर यह कहते रहे, सदियों से नहीं, दशकों से यह कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशी कानून को अपनाया, विदेश से लिया संविधान, वही लोग चीख चीख के कह रहे थे सिंगापुर के अंदर लोकायुक्त है, वहाँ से लेकर आ जाओ, वहाँ का सिंगायुक्त का लोकायुक्त कानून ले लो, साउथ अफ्रीका का लोकायुक्त कानून ले लो। तो बाबा साहब के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? कारण बाबा साहब अछूत थे। बाबा साहब उस जाति से आते थे जिस जाति का दमन करके रखा गया था। अगर वही संविधान किसी ब्राह्मण ने बनाया होता, वैश्य या क्षत्रिय ने बनाया होता, तो भी उस संविधान को अच्छा माना जाता। दूसरी भ्रांति ये है, वैसे इस भ्रांति में मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत से लोग यह नहीं जानते बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने अंग्रेज़ों का संविधान उठाया, लेकिन अंग्रेज़ों का लिखित रूप से कोई संविधान है ही नहीं। ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है ही नहीं ब्रिटेन में। और भारत का संविधान लिखने तक बहुत कम राष्ट्रों का लिखित संविधान था। अमेरिका का संविधान भारत के मुकाबले बहुत छोटा था। चंद देशों के अंदर ही उस समय लिखित संविधान थे। और ब्रिटेन, जो कि अंग्रेज़ों के बारे में बोला जाता है कि अंग्रेज़ों का संविधान उठाया, अंग्रेज़ों का संविधान था ही नहीं। अंग्रेज़ों का संविधान लिखित रूप से है ही नहीं। तो इस बात की भ्रांति आप समझ गए होंगे कि ये एक झूठा प्रचार, एक झूठा नहीं, इसे मूर्खों वाला प्रचार हम कहेंगे। एक मूर्खों वाला प्रचार, मूर्ख लोग बाबा साहब के विरुद्ध करते हैं। और उनका ये प्रचार न केवल बाबा साहब के विरुद्ध होता है, बल्कि बाबा साहब के सब अनुयायियों, दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़े वर्ग के विरुद्ध होता है। दूसरी भ्रांति है कि बाबा साहब को तो बाबा साहब के पास तो धन नहीं था, उन्हें तो किसी धनवान ने पढ़ने के लिए भेज दिया, किसी राजा ने पढ़ने के लिए भेज दिया। भाई, अगर पढ़ने के लिए भेज भी दिया तो विदेशों में बहुत से सवर्ण हिंदू थे, वह भी तो छात्रवृत्तियाँ पाकर पढ़ रहे थे। उन हिंदुओं ने वह कार्य क्यों नहीं किए जो बाबा साहब ने किए? छात्रवृत्तियाँ तो आज भी मिलती है। क्या आज सारे लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाते हैं? क्या आज भारत के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की छात्रवृत्तियाँ लेकर जो छात्र जाते हैं, सवर्णों के हो चाहे किसी भी जाति के हो, क्या वे सारे छात्र एल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन बन जाते हैं? उनमें से कितने बिल गेट्स बन गए? उनमें से कितने बुद्धिजीवी बन गए? कितने शेक्सपियर बन गए? तो बाबा साहब बेशक छात्रवृत्ति लेके गए हो, लेकिन उनका अध्ययन, उनका मनन, उनका लेखन, वह सब उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से किया, अपनी संवेदनाओं से किया, अपने त्याग से किया। बाबा साहब के पास डबल रोटी खाकर बाबा साहब पढ़ते थे। बाबा साहब छात्रवृत्ति के पैसे बेचकर भी पुस्तकें खरीदते थे। जो सवर्ण छात्र छात्रवृत्ति पाकर अय्याशी में डूबे होते थे एवं राजनीतिक चर्चाओं में डूबे होते थे, परंतु बाबा साहब अपने समाज को मजबूत करने के लिए,
अपने देश के निम्न वर्ग को उठाने के लिए विदेश में भी कठोर परिश्रम कर रहे थे अध्ययन का। तो बाबा साहेब केवल छात्रवृत्ति को वजह से नहीं पढ़े कि किसी ने छात्रवृत्ति दी हो। छात्रवृत्ति तो अनेक सवर्णों को मिल रही थी, परंतु उनमें से अनेक सवर्ण संविधान लिखने के लायक नहीं हुए, इसलिए बाबा साहेब को संविधान लिखना पड़ा। इसलिए बाबा साहेब बने क्योंकि बाबा साहेब ने उन सब हिंदुओं से ज़्यादा कठोर परिश्रम किया। कुछ छोटी भ्रांतियां हैं बाबा साहेब की जाति को लेकर। जातिगत तौर पे बाबा साहेब महार जाति से थे, जो कि महाराष्ट्र के अथवा मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में एक जातिगत समूह है। परंतु चूंकि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया और बाबा साहेब के कार्य केवल एक जाति को लेकर नहीं थे, इसलिए बाबा साहेब को किसी जाति विशेष से जोड़ना सही नहीं है। हाँ, यह बात जरूर ध्यान रखने की है कि बाबा साहेब के शुरुआती आंदोलनों में महार जाति के लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया था। कम से कम वे बाबा साहेब के साथ तो खड़े हो गए थे, जिससे कि बाबा साहेब के आंदोलनों को जोश मिला एवं शक्ति मिली। तो महारों का इस तरह से कह सकते हैं, महार जाति के लोगों का योगदान अछूत आंदोलनों में शुरुआती दौर में रहा है। परंतु उनके साथ साथ अगर महाराष्ट्र के अंदर महार थे, कोंकण में महार थे, तो बाकी कई राज्यों के अंदर अलग जातियां थी, जैसे चमार हो गए, चूड़ा हो गया, रैगर हो गया, खटीक हो गया, पासी हो गए। ये सब अलग अलग जातियां भी उस समय संघर्ष कर रही थी। और बाबा साहेब का दौरा पूरे भारतवर्ष में लगा रहता था और वे सब जातियों के संगठनों से मिलते थे, उनकी चर्चाओं में भाग लेते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे और सबके प्रेरणा स्रोत भी थे। बाबा साहेब की वैवाहिक जीवन को लेकर जो भ्रांतियां हैं, मेरा यह मानना है कि उन सब बातों में जाने का फ़ायदा नहीं है। वैवाहिक जीवन किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन होता है। अगर उसका अपना वैवाहिक जीवन में या उसके कुछ पर्सनल रिलेशन संबंधों में, चाहे भाई से हो चाहे किसी से भी हो, वे सब चीज़ें के ऊपर भ्रांतियाँ फैलाना, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनुष्य का जीवन उसके उन कार्यों से देखना चाहिए जिन कार्यों से संबंधित उसके जीवन पर चर्चा हो। बाबा साहेब का जीवन जिन कार्यों से संबंधित है, समाज के एवं देश के उन्नति के, उन्हीं कार्यों से संबंधित रखकर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उसी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन की भ्रांतियों की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। और वे लोग जिन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा है, वे लोग जो उनके करीब थे, और गलत चाहे जो भी हो लिखा हो, मैं उन सब का विरोध भी करता हूँ। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में इतना करीब लेके आ रहा है कि आप अपने परिवार को, उसके परिवार को आप देख पा रहे हैं, उसके आपस की पति पत्नी की बातचीत सुन पा रहे हैं, तो आपका ये कतई नहीं बनता ये काम कि आप उन बातों को प्रकाशित करें, लेखन करें। उन सब की ऐसे कार्य जिन्होंने भी किए, उनकी मैं भर्त्सना करता हूँ और भरपूर तरीके से करता हूँ। और लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन सब लेखों की तरफ ध्यान ना दें, किसी की व्यक्तिगत जीवन की तरफ ध्यान ना दिया जाए। तो मित्रों, मैं अपनी यह ऑडियो पुस्तक यहीं समाप्त करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर भारत नाम से मैं पुस्तक लिखना चाहता था। समय की विवशता, दिमागी रूप से थकावट, क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, इन सब की वजह से मैं लेखन का कार्य नहीं कर पाया, जिसका मुझे अफसोस है। परंतु मैं इस तरह से और पुस्तकें बनाता रहूँगा, उनका निर्माण करता रहूँगा। और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051।
330551। एक और नंबर नोट करिए, 9910538743। एक ईमेल मेरा नोट करिए, sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। एक बार दोबारा मोबाइल नंबर नोट करें, मुख्य मोबाइल नंबर 8527533051, 8527533051। या फिर एक और नंबर है 9910538743। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह पुस्तक कैसे लगी आप मुझे बता सकते हैं। हो सकता हो मैं इस पुस्तक का अन्य भाग भी बनाऊं, परंतु अभी जितने विचार थे मैंने कुछ इस पुस्तक में डाल दिए। और भी कई पुस्तकें मैं लिखना चाहता हूं। एक पुस्तक मैंने बताया मैं लिख भी चुका हूं, परंतु वह इंग्लिश में, उसको इंग्लिश से हिंदी बनाने में अपने दिमाग में मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो मैं आगे और पुस्तक बौद्ध धर्म पे, बाबा साहेब पे, बहुजन राजनीति पे इस तरह से निर्माण करता रहूँगा और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा। आपका मित्र निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो इस पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर और भारत का यहीं समाप्त होती है यह पुस्तक। मैं अगली पुस्तक में या इस पुस्तक के अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। जय भीम।